चलिए साहब, आपका टेस्ट है परसों। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। चलो सही है। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, यही काम आएगी। और टेस्ट में तुम्हें रियलिटी भी पता चलेगी, ठीक है नहीं, कि सच के कितने करीब हो तुम। और अगर जो लोग टेस्ट नहीं देंगे तो भैया उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। टेस्ट से मत भागो। हाँ, टेस्ट से मत भागना, जरूर सब लोग देना, कोई भी बच्चा ना ऐसा ना हो कि टेस्ट ना दे, ठीक है। चलिए साहब, मैंने कहा था थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा मैं। थोड़ी सी बातें आज कल रिवीजन करा दूंगा, थोड़ा सा कल करा दूंगा, ठीक है नहीं। तो जितना हो सकेगा आज कर लेते हैं, थोड़ा सा कल कर लेंगे, चलेगा। हाँ जी। सेल की शुरुआत करते हैं। सेल के शुरू में मैंने बोला था दिस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। याद आया। हाँ आओ। फिर मैंने बोला था सेल को डिस्कवर किसने किया, तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, है ना। किस किस पे काम किया था उन्होंने? कॉर्क सेल पे, ठीक है नहीं। कॉर्क सेल के बारे में, डेड सेल पे डिस्कवर किया, लेकिन पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किसने किया था? एंटन वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है नहीं। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। है? आवाज कम आ रही है? सही आ रही होगी, पीछे वालों आवाज नहीं आ रही? थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, थोड़ी सी बढ़ा देना। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आ रही है। हाँ। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी को जो मैं पहली बार किसने काम किया था? शेल्डन और श्वान ने। शेल्डन ने कब? 1838 में, और श्वान ने 1839 में। कौन ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था? श्वान, ठीक है नहीं। कौन बॉटनिस्ट थे? जर्मन बॉटनिस्ट, शेल्डन। जो शेल्डन थे उन्होंने सिर्फ प्लांट पे काम किया, जबकि श्वान ने प्लांट एनिमल दोनों पे काम किया। सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस किसने दी थी? श्वान ने। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया था? शेल्डन और श्वान ने। और उसे मॉडिफाई किसने किया सेल थ्योरी को? रुडॉल्फ वर्च्यू ने। कब? 1855 ने। और उन्होंने बोला था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, यानी सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। याद आया। फिर मैंने ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में बताया था। मैंने कहा था टिपिकल प्लांट सेल कौन सी होती है? अनियन सेल। और टिपिकल एनिमल सेल? ह्यूमन चिक सेल, है ना। जिसकी मैंने बाहरी बाउंड्री डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर इस तरह के वर्ड यूज किए थे, ठीक है नहीं। अगर मैं ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करूं तो तीन पार्ट बताए थे। एक होता था न्यूक्लियस, ठीक है नहीं, और साइटोप्लाज्म, और सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। साइटोप्लाज्म के फिर दो हिस्से किए थे, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड भी थे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का एक दो एग्जाम्पल, राइबोसोम, याद आया, साइटोस्केलेटन, है ना, ये सब बताए थे। सेंट्रियोल हो गया। और देखो फिर मेम्ब्रेन बाउंड मैंने डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बताए थे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड के दो एग्जांपल बताए थे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तुमको ने दिखा भी दिया, क्लोरोप्लास्ट आज देख लेना, ठीक है नहीं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जांपल कौन थे? सर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये सब क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ये इतने क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्लस माइक्रोबॉडी, क्या हुआ? लाइट। अच्छा ये वाली लाइट चमक रहा है क्या? अच्छा ठीक। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते थे? एक तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी हैं उसमें कौन कौन आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा और वैक्यूल आ जाएगा। इसके अलावा कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? माइक्रोबॉडी, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं तुमको। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते थे, ठीक है नहीं। ठीक है, इतनी बात याद आ गई? हाँ जी। हाँ ठीक है नहीं। फिर मैंने उसका प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था। क्या पढ़ाना शुरू किया था? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो सबसे बाहरी मैंने उसके बताया था एनवलप होता, जो तीन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स लूज फॉर्म में हो सकती है, दैट इज द स्लाइम लेयर।
या टफ के फॉर्म में हो सकता है कैप्सूल, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती थी, पेप्टिडोग्लाइकन की, या उसे म्यूरिन बोलते थे, एक टाइप का म्यूकोपेप्टाइड होता था, उसके अंदर शुगर कंपोनेंट होते थे और अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड से मिलके बनती थी, याद आया। फिर सबसे अंदर होती थी क्या, सेल मेम्ब्रेन, जो एकदम यूकेरियोट जैसी होती थी, जैसी यूकेरियोट की सेल मेम्ब्रेन ऐसी ही इनकी सेल मेम्ब्रेन होती थी। इनके पास कुछ स्पेशल फोल्डिंग्स होती थी अंदर साइड में, जिसे क्या कहा जाता था, मीजोसोम, ठीक है नहीं। ये मीजोसोम की फोल्डिंग किस किस फॉर्म में हो सकती थी, टिप्यूल के फॉर्म में, वेजिकल के फॉर्म में और लेमली के फॉर्म में, इन तीन फॉर्मेट में इनकी फोल्डिंग हो सकती थी। इनके कुछ काम बताए थे मैंने, हाँ जी, राइज CDRI, ठीक है नहीं। आर से रेस्पिरेशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सिक्रीशन, एंजाइमेटिक कंटेंट, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती थी, डीएनए रेप्लिकेशन करती थी, और अच्छा ये था डीएनए रेप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल यानी सेल डिवीजन में हेल्प कर रही थी, याद आया। हाँ, ये सब काम किसके थे, मीजोसोम को। मैंने बोला था सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका काम बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, जैसे यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात की थी किसकी, फ्लैजिला और पिलाई की। फ्लैजिला की बात करूं तो उसके तीन पार्ट होते थे, सबसे नीचे की तरफ क्या होता था, बेसल बॉडी, फिर होक, और फिर लंबा सा फिलामेंट, ये क्या होता था, फ्लैजिला। और किस में हेल्प करता था, मोटिलिटी में। कुछ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते थे जिसे क्या कहा जाता था, पिलाई। पिलाई किसका बना होता था, पिलिन प्रोटीन का, एक टाइप की नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती थी, ठीक ना। वो दो टाइप के होते थे, लॉन्गर पिलाई भी हो सकते हैं और शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई को क्या बोलते थे, एफ पिलाई, ठीक है नहीं, जो किस में हेल्प करते थे, कॉन्जुगेशन में, एक टाइप के रिप्रोडक्शन था उसमें हेल्प करते थे। दूसरे छोटे पिलाई होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, फिम्बरी, याद आया, जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, रॉक्स को और होस्ट को चिपकने में मदद करते थे, ठीक है नहीं। इनके पास क्रोमेटोफोर्स भी होते थे जो थैलेकॉइड जैसे होते थे, और किस में हेल्प करते थे, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है नहीं। अगर राइबोसोम की बात करूं तो इनके पास राइबोसोम कौन से, 70S टाइप के, और कहां पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए पाए जाते थे। इनका साइज क्या होता था, 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, हाँ जी। 70S की बड़ी यूनिट को क्या कहते थे, 50S, और छोटी को 30S, ठीक है नहीं। फिर इनके पास मैंने बोला था कुछ रिजर्व फूड मटेरियल के लिए इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है, जिनके पास फूड मटेरियल बढ़ा होता है, साइटोप्लाज्म में होती है, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फास्फोरिक ग्रेन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। कुछ ऐसे थे जो वाटर में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उनके पास क्या पाई जाती थी, गैस वैक्यूल, जो किस में हेल्प करती थी, बायोन्सी प्रोवाइड करने में। एग्जाम्पल कौन है, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन पल्पर सल्फर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहां दे रखे, एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ठीक है। नहीं आया, प्रोकैरियोट मैंने पूरा तुम्हें रिवाइज करा दिया है। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जिन्हें नहीं याद आ रहा है, तो परेशान ना हो, एक बार फिर से देखो, ठीक है नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है नहीं। रिवीजन करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, भूलोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, खूब दबा के भूलोगे, ठीक है। तो भूलने से परेशान मत होना, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, हाँ जी। हाँ, फिर मैंने यूकेरियोट के बारे में बताया था, प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल की बात बता दूं। अच्छा अच्छा, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस पाया जाएगा, होगा, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, फॉल्स न्यूक्लियस का आएगा। और उनके न्यूक्लियस को क्या कहते थे हम, न्यूक्लियोइड कहते थे, ठीक है नहीं। या इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर कहते थे, ठीक है नहीं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता था वो नेक्ड पड़ा रहता था, नेक्ड मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती थी, ठीक है नहीं। कैसा होता था, सिंगल होता था, डबल स्टैंडर्ड होता था, नेक्ड होता था, याद आया, और सर्कुलर होता था। इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे क्या कहा जाता था, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो इनको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता था बैक्टीरिया को, ये उसका उसके अंदर काम था। पर हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी में अपने पर्पजेज के लिए यूज किया है कई जगह पे प्लाज्मिड को, ठीक है नहीं। हम उसको जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है नहीं, उस प्लाज्मिड को। तो वहां पे भी ये लिखा हुआ था, मॉनिटरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, याद आ रहा है, हाँ, ठीक है नहीं। ये प्लाज्मिड की बात की थी। फिर यूकैरियोट की बात करूं तो यूकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, याद आ रहा है, ये सारी बातें पाई जाएंगी इनकी, ठीक। फिर सबसे बाहर देखो, उसमें भी प्लांट सेल अलग थी और एनिमल सेल
अलग, ठीक है नहीं। इनके पास वैक्यूल होता था, इनके पास जनरली वैक्यूल नहीं होता था या बहुत छोटा होता था, ठीक है नहीं। इनके पास सेंट्रियोल पाया जाएगा, इनके पास सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, इनके पास नहीं होगा। इनके पास सेल वॉल होगी, इनके पास सेल वॉल नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें थी। इनके पास माइक्रोबिलाई पाई जाएंगे, इनके पास जनरली माइक्रोबिलाई नहीं पाई जाती। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। हाँ, ठीक है नहीं। फिर मैंने कहा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनका जो साइटोस्केलेटन आज पढ़ाऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और लोकोमोशन के लिए भी जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गए, या और लोकोमोशन के स्ट्रक्चर होते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं किनके अंदर, यूकैरियोट के अंदर, इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोट के अंदर। फिर मैंने सबसे पहले इसमें पढ़ना शुरू किया था सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर पाई जा रही थी। हाँ जी, मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर तभी रिवेल्ड हो पाई जब हमने 1950 के आसपास, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज लिया। ज्यादातर काम किस पे हुआ है, आरबीसी के ऊपर, ठीक है नहीं। सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन, कितना, 50 से 58% के आसपास। दूसरे नंबर पे लिपिड, लगभग 40% के आसपास, ठीक है नहीं। लिपिड में भी सबसे ज्यादा कौन होता है, फास्फोलिपिड, 25%। और कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल, लगभग 13% के आसपास। और बचे हुए अदर लिपिड्स होते हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है 1-2%, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। हाँ जी, ठीक है नहीं। तो ये बात हो गई थी थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन की। आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन 52% होता था, ठीक है नहीं। और लिपिड जो होता दैट इज द 40% लिपिड होता था, ठीक है नहीं। फास्फोलिपिड की बात करूं तो फास्फोलिपिड में एक हेड होता था और 2 टेल होती थी। हेड कैसा होता था, पोलर होता था, और ये क्या होता था, नॉन पोलर होती थी, ठीक है नहीं। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता था, नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक होती थी, ठीक है नहीं। नॉन पोलर टेल किसकी बनी होती थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती थी, ठीक साहब। हेड बाहर की तरफ रहता था, जो टेल थी वो इनर साइड में रहती थी, और लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होती थी। किस लेयर के फॉर्म में, बाइलेयर के। और इसी के बीच में कौन लगे होते थे, ऐसे प्रोटीन्स लगे होते थे, ठीक है नहीं। प्रोटीन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, निकालने के पद्धति के तरीके से देखें हम, निकालने के तरीके से तो 2 टाइप के थे, एक जो अंदर धसे हुए इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर थे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जो आसानी से निकल जाते थे, वो दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। और धसे हुए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन 2 टाइप के बताए थे, टोटली बरीड और पार्शली बरीड। जो टोटली बरीड प्रोटीन होते थे वही आगे चल के चैनल्स बनाते थे। क्या बनाते थे, चैनल्स। उनके एग्जाम्पल आयन पंप हो गया, वाटर चैनल्स हो गया, एक्वापोरिन हो गया, ये सब इनके एग्जाम्पल होते थे। हाँ जी साहब। फिर मैंने कहा था जो इसकी बाई लेयर होती है इसमें थोड़ा सा अनसेचुरेटेड रीजन की वजह से इसमें फ्लूइड नेचर आ जाता है। कौन सा नेचर आ जाता है, फ्लूइड, जिसे फ्लूइडिटी बोला जाता था, ठीक है नहीं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी और सबसे एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में, ठीक है नहीं। ये बोलते थे क्वैसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, याद आया, ठीक है नहीं। फिर मैंने कहा था इसके फ्लूइड नेचर की वजह से बहुत सारे काम कर सकता है। कुछ काम याद आ रहे हैं ऐसे, ठीक है नहीं। पहला, सेल डिवीजन में हेल्प करता था, फ्लूइड नेचर की वजह से सेल डिवीजन में आसानी होती थी। दूसरा, एंडोसाइटोसिस, ठीक है नहीं। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, याद आया, ठीक है नहीं। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इनमें हेल्प करता था। ग्रोथ में हेल्प करता था और सिक्रीशन में हेल्प करता था। मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता था दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था, ऑस्मोसिस से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से। फैसेटेड डिफ्यूजन किसमें होता था, पोलर मॉलिक्यूल में। नहीं लिखाया था वहां, देख लेना, मैंने फिर से करेक्शन कराया था कि पोलर मॉलिक्यूल फैसिलिटेड डिफ्यूजन से जाते हैं, ठीक है नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता था जिनमें प्रोटीन यूज होती थी और एक्टिव एनर्जी, एटीपी एनर्जी के फॉर्म में खर्च होता था। सोडियम पोटेशियम पंप एक ही एग्जांपल बताया था मैंने, सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। हाँ जी साहब। सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई। सेल वॉल किसकी बनी होती थी, अरे अपन यूकैरियोट में प्लांट की बात करूं तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। एल्गी की किसकी बनी होती थी, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी साहब, ठीक है नहीं। तो ये सब बात हो चुकी थी। फिर अगर मैं बात करूं सेल का जो
काम होता था, तो मैंने बोला था ये नॉन लिविंग होती, रिजिड होती है। अगर रिजिड है तो क्या करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी, ठीक है नहीं। और ये टोटली परमेबल होगी, किसी मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं रोकेगी जो आना जाना चाहते हैं, जो उसके हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ये बैरियर की तरह काम करेगी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल के लिए। हाँ जी, हाँ। फिर सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सेल वॉल। सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सेल मेम्ब्रेन। ये भी अलग से याद रखना था, ठीक है साहब। चलिए साहब, अब ज्यादातर बातें हो गई, थोड़ा सा मैं कल रिवाइज करा दूंगा। वापिस आते हैं, अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे। देखो 15 मिनट में लगभग तुम्हारा सब रिवीजन हो गया है ना, कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए साहब, मैंने सब कुछ बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग खत्म हो गया था, बस एक छोटी सी चीज देख लेना। मैंने बोला था इसके अंदर जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, तो अंदर की तरफ जाके क्या बना रही थी, क्रिस्टी, याद आ रहा? फिर इन्हीं क्रिस्टी पे कौन लगे हुए थे, ऑक्सीसोम, याद आया? हाँ। अब ध्यान से देख लेना। साइटोप्लाज्म किसका होता है? फिर हम कहीं लिखाएं कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है जी? हम्म। अब देखो, इसी को जूम करके मैंने दिखाया, दिख रहा है? तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड बाइलेयर की बनी होगी, दिख रही है? अब इसी इनर मेम्ब्रेन में कौन लगे होंगे, ऑक्सीसोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स, दिख रहे हैं इस बच्चे? तुमने वो देखा, तुमने वो तो सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो ऊपर से पानी के गिराने से बनती है, ठीक है नहीं। पानी बहुत ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, ऊपर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है झरने जैसा, ठीक है नहीं। और ऊपर से पानी नीचे गिराते हैं और नीचे ऐसे उसका वो घूमता है, क्या बोलते हैं हाँ, टरबाइन, टरबाइन घूमता है। और जैसे घूमता है उससे हम क्या बना पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। याद आ रहा है? कुछ ऐसा ही इसमें होता है, ध्यान से देखना मेरी बात। हम क्या करेंगे, जब मैं तुमको ईटीएस पढ़ाऊंगा, ईटीएस कहाँ होता है? हाँ जी। हम जब तुमको ईटीएस पढ़ाएंगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम ईटीएस जब पढ़ाएंगे तो मैं तुमको बोलूंगा ये क्या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है या नहीं, और ये क्या है, मैट्रिक्स, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। वहां जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो मैं तुमसे बताऊंगा कि हम प्रोटॉन्स इकट्ठे करेंगे, यू नो प्रोटॉन्स, H+, दिस इज ना प्रोटॉन्स।
अब इन प्रोटॉन्स को हम इकट्ठा कर लेंगे इस स्पेस के अंदर, इसके अंदर क्या इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे दबा के प्रोटॉन इकट्ठा कर लेंगे, दबा के क्या करेंगे, प्रोटॉन इकट्ठा कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब ये प्रोटॉन जब इकट्ठा हो जाएंगे, पानी को इमेजिन करो जैसे वो पानी ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, अब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो पानी अगर ऊपर से नीचे तुम लेके आते हो अपने आप आएगा, अपने आप तो आएगा, एनर्जी खर्च तो नहीं होगी ना, बस खाली तुम रास्ता दोगे उसको आने के लिए, तो ऊपर से नीचे आएगा, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर इतना होता है कि टरबाइन घूम जाती। हाँ जी, तो ऐसे समझ लो ये पानी इकट्ठा हो गया स्पेस में, जैसे पानी इकट्ठा होता है ऐसे हमने क्या इकट्ठे कर लिए, प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स यहां से टूटेंगे और ये अंदर की तरफ भागते हैं, किधर भागते हैं, अंदर की तरफ। अब मान लो यहां से अंदर की तरफ भागे और यहां पे कौन लगा हुआ है, ऐसे ऑक्सीसोम लगा हुआ है, तो जैसे ये अंदर की तरफ भागेंगे ना तो ये घूमने लगेगा, ये क्या करेगा, घूमेगा, ये क्या करेगा बच्चे, घूमेगा, जैसे घूमेगा एटीपी बनेंगे, जैसे घूमेगा ये क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। तो देख इधर, ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा है, हाँ जी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। अरे कहाँ चले गए सब, ठीक है उसको जाने दो, ठीक है हाँ ठीक, जाने दो। अब देखो, ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा है, ये इनर मेम्ब्रेन है, कोई दिक्कत, और ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और बीच वाला ये स्पेस वाला हिस्सा है, और यहां पे तुमने क्या इकट्ठा किए हैं, दबा के प्रोटॉन्स, ध्यान से सुनना, यहां पे तुमने दबा के क्या इकट्ठा किए हैं, प्रोटॉन्स। बच्चे यहीं रहना वरना कुछ बात समझ नहीं आएगी, ठीक है नहीं। अब जैसे ये प्रोटॉन यहां से यहां जाएंगे, देख रहे हैं, जैसे ये चेंज जाएंगे इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, ठीक है नहीं। कन्फर्मेशनल मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये यहां से, देखना इधर, ये यहां से एडीपी उठाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उठाएगा और किस में चेंज कर देगा, एटीपी में। मेरी बात समझ आई, जैसे ही प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन टूटेंगे और यहां से इधर की तरफ जाना शुरू करेंगे, वैसे ही इसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज होगा और एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैट्रिक्स से उठाएगा और किस में चेंज कर देगा, एटीपी में। ठीक साहब, इतनी बात समझ आई। तो इन ऑक्सीसोम का काम समझ में आया कि ये क्या करते हैं, एटीपी में जो रियलिटी में चेंज होता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता कहां पे, तो इस ऑक्सीसोम में होता है। कैसे होता है सर, प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटता है, क्या टूटता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा एटीपी से पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको लिखो जो जगह बची हुई, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनेगा, ठीक है। ईटीएस में जो बनते हैं वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनते हैं, ठीक है नी। ये देखो इनर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या होगा, ईटीएस होगी, है ना। ईटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ लिखा दूंगा, थोड़ा सा लिखा दूंगा। इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये तो लिखाया था बच्चे पिछली बार, ठीक है नी। एडेनोसिन डाई फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, एक फास्फेट उसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। बच्चे ये उसका सर वाला हिस्सा होता है और ये पूरा उसका स्टॉक वाला हिस्सा होता है, ये इतना स्टॉक होता है जो अंदर की तरफ लगा होता है, और ये हेड वाला रीजन होता है। हेड रीजन को F1 कहते हैं और स्टॉक वाले रीजन को F0 रीजन कहते हैं।
हाँ ये पूरा ऑक्सीसोम है बच्चे, ठीक है नहीं, इसी को बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, ठीक है नहीं, या F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होगी जिसमें ये धसा लगा रहेगा। तो ये ध्यान से देखो, चैनल की तरह तो काम कर रहा है। हाँ मैंने बोला था ना, मेम्ब्रेन इम्परमेबल होगी आयंस के लिए, है ना। तो प्रोटॉन आने जाने के लिए क्या चाहिए होगा, उनको चैनल चाहिए होगा। तो देखो पूरी धसी हुई एक प्रोटीन होती है, यही आयन चैनल की तरह काम कर रही है, इसी वजह से प्रोटॉन जा पा रहे हैं, ठीक है नहीं। और प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फैसिलिटेटेड क्यों जो हो रहा है, क्योंकि सर हाई टू लो जा रही है, एनर्जी तो नहीं खर्च हो रही, पर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये दिमाग धीरे धीरे आपको खुद लगाना होगा। हाँ जी। अपन इन सब पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता मत करना, अच्छा। बस अभी खाली लिख लो, जब वहां पढ़ाऊंगा तो रिवीजन में बड़ा अच्छा लगेगा तुमको, कि हाँ ये सब पढ़ा है। हाँ जी हो गया। जैसे जैसी कोई चीज बताया करूं, तुमको लगता तुम्हारे ब्रेन से स्लिप हो जाएगी, तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि मास्टर तुमको हर चीज लिखा दे, तुरंत अपनी लैंग्वेज में वही लिख लिया करो कि ऐसी ऐसी बात थी, मास्टर ने बताई थी, है ना। तुम्हें लगता है अगर स्लिप हो जाएगी तुम्हारे दिमाग से, ठीक है नहीं, अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख लिया कि इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो लिखा दिया, अब तुमको खाली इसको रिटेन रखना है, और ये तुम्हारी बुक में खूब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी हो गया, आगे बढ़े, ठीक है नहीं। अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर लिखना हो तो लिख ले सकते हो, इसी के नीचे लिखना छोटा सा, कि प्रोटॉन्स आर एक्युमुलेटेड इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, प्रोटॉन्स आर एक्युमुलेटेड, प्रोटॉन्स आर एक्युमुलेटेड इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ड्यूरिंग ईटीएस, ड्यूरिंग ईटीएस, ड्यूरिंग ईटीएस, ड्यूरिंग ईटीएस, लिख लिया है, ये लिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं। सेकंड लाइन में लिखना, व्हेन, व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट समझते हो ना, ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कोई चीज हाई है कोई चीज लो है, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है नहीं। जैसे गर्म चाय रख दूं यहाँ पे, तो चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट हो गया। ये हाइट ज्यादा ये हाइट कम है, तो ये हाइट का ग्रेडियंट होगा, तो इसी को बोला जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। क्या लिखा है मैंने, व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक्स, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, ब्रेक्स, ठीक है नहीं, टूटेगा कहां से कहां, फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, when proton gradient breaks from intermembrane space to matrix, ठीक है नहीं। ब्रैकेट में लिख देना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ब्रैकेट में क्या लिख देना, हाँ जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है नहीं। when proton gradients breaks, ठीक है नहीं, from intermembrane space to matrix, the conformational changes, the conformational changes, the conformational changes
ऊपर लिखा है बच्चे कन्फर्मेशनल चेंजेस, किनारे स्पेलिंग देख सकते हो, द कन्फर्मेशनल चेंजेस occurs in oxysome, the conformational changes occurs in oxysome, the conformational changes occurs in oxysome due to which जिसकी वजह से conformational changes occurs in oxysome due to which ATP formed, due to which ATP formed, due to which ATP formed, ठीक है नहीं, जहां एटीपी फॉर्म लिख दिया उसे ब्रैकेट में लिख देना एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है ना। कैसे बने हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के जुड़ने से एडीपी एटीपी फॉर्म हो गया, समझ आ गया है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अरे इधर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर क्या है कम, हाई टू लो जा रहा है, और अब हाई टू लो जा रहा है पर मेम्ब्रेन से होके तो नहीं जा सकता है ना। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि आयन है, आयंस तो ऐसे नहीं जाते, याद आ रहा है बच्चे। तो आयंस के जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए प्रोटीन लगी हुई है। ये प्रोटीन, पूरा प्रोटीन जो है ऑक्सीजन एक टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है नहीं। तो यही प्रोटीन यहाँ से इसको ले जाने में मदद कर रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है साहब। हाँ जी, ठीक है। चलिए साहब अब आगे ऑर्गेनल पे पढ़ रहे हैं, दैट इज द प्लास्टिड। हाँ जी, है प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण तो होता है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट गया, तभी तो उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। आ जाओ बच्चे प्लास्टिड्स पे आते हैं, ठीक है नहीं, वापिस आ जाओ प्लास्टिड्स पे। अब ध्यान से सुनना, पहले देखो प्लास्टिड पाए कहां जाएंगे, तो कहां पे, इन प्लांट्स, और कहीं पे भी पाए जाते हैं, हाँ सर, इन यूग्लिनोइड्स, कहां पे, इन यूग्लिनोइड्स। सर यूग्लिनोइड्स कौन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका यूग्लिना है, ठीक है। और कुछ डायटम्स वगैरह में भी होते हैं, कुछ डायटम्स वगैरह में भी होते हैं, वो मैं नहीं लिखा रहा हूं, यही दो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, ठीक है नहीं। और इनके पास, यूग्लिनाइड्स के पास जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट जैसे होते हैं, ठीक है नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो इनमें प्लांट्स में पाए जाएंगे और यूग्लिनोइड्स में पाए जाएंगे, ठीक है नहीं। ये लार्ज होते हैं, ठीक है नहीं, लार्ज होते हैं, लार्ज ऑर्गेनेल्स, easily observed in microscope। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहले होते हैं बच्चे क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं बच्चे क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब सुनना ध्यान से मेरे लाल, क्लोरोप्लास्ट के पास जबरदस्त पिगमेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल, ठीक है नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और इनके पास पिगमेंट होता है कैरेटनॉइड, और कौन सा होता है, कैरेटनॉइड। ये पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है नहीं। क्लोरो वर्ड के इनके लिए ग्रीन के लिए आया है, क्लोरो वर्ड ग्रीन के लिए आया है, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है साहब। अब इन पे मैं पूरा डिटेल में चर्चा कर रहूंगा, तो इनकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, इन दोनों की बात करूंगा, फिर मैं अपन इस पे आएंगे, ठीक है नहीं। बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या होता है,
जैसे क्रोमोसोम तो क्या कहलाती हैं? कलर बॉडीज। याद आ रहा है? क्रोमोसोम क्या कहलाती हैं? कलर बॉडी। तो ये क्या हो जाएंगे? कलर्ड प्लास्ट। ठीक है नहीं? ऐसे प्लास्ट जिनकी वजह से क्या है? कलर आ जाए। तो ये ये होते हैं जैसे येलो कलर के, ब्राउन कलर के, रेड कलर के, क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और इनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है कैरोटिनॉइड। कौन सा पिगमेंट? हाँ जी। कैरोटिनॉइड के दो टाइप होते हैं, कैरोटीन और जेंथोपिल। कैरोटीन और जेंथोपिल। फिर से सुन लेना बच्चे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, जैसे तुमने देखा होगा टमाटर, टमाटर का कलर तुमने लाल भी देखा होगा, हरा भी देखा होगा और पीला भी देखा होगा। मिर्च में भी यही देखा होगा। ठीक है नहीं? तो वो सब कलर किसकी वजह से आ रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स इनके पास पाए जाते हैं। और वो पिगमेंट कौन से होते हैं? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जिंथोपिल। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो इन्हें कलरलेस प्लास्टिड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है नहीं? अच्छा, ल्यूकोवर्ड कहीं और भी पढ़ा तुमने? डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूकोसाइट। याद आ रहा है? तो उनका नाम क्या था? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है नहीं? तो व्हाइट कलर की थी, वो भी कलरलेस थी, हाँ या ना? तो ये भी क्या होंगी? कलरलेस। तो ल्यूकोवर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब है कि उसमें से कलर गायब है, या तो व्हाइट कलर होगा या कलर ही नहीं होगा। तो मैंने क्या बोल दिया? कलरलेस प्लास्टिक। हाँ जी। कुछ कुछ समझ आया? इतना सा लिखो, फिर अपन अभी इन दोनों की बात करते हैं और डिटेल में आगे। पहले इतना लिखो। हाँ हाँ, मैं लिखा दूंगा, मैं सब बता दूंगा, लिखो पहले। हाँ जी, पिगमेंट के बेसिस पे। अभी क्रोमप्लास्ट पे और बात करते हैं, इतना लिखो, भी बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं? अभी तो मैं खाली तुम्हें बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, इनको तीन हिस्सों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स। हो गया? क्रोमोप्लास्ट में बच्चे लिखा है कैरोटिनॉइड, फिर लिखा है कैरोटीन और जेंथोफिल। अभी अपन डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं? अभी फिर समझ आएगा, लिख लिया? जल्दी करो बच्चे, ठीक है नहीं? ल्यूकोप्लास्ट को लिख लेना कलर प्लस प्लास्टिक। अभी तो खाली मैंने तुम्हें डिवीजन बताया कि पिगमेंट के वाइज हमने तीन डिवीजन कर लिए। इनके पास पिगमेंट पाया जा रहा है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, इनके पास सिर्फ कैरोटिनॉइड है, और ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है नहीं? इन पे और डिटेल में बात करेंगे। अब आ जाओ, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी? क्रोमोप्लास्ट की। ये क्या करते हैं? गिव्स येलो, हाँ जी, ब्राउन, दिखाई दे रहा पीछे वालों? ये कलर नहीं दिख रहा? गिव्स बच्चे कौन सा कलर? देखो, तुमने येलो देखा होगा, ब्राउन देखा होगा, और रेड कलर टू प्लांट्स। ठीक साहब? दे गिव्स, ठीक है नहीं? इनके पास दे कंटेन्स लीस्ट क्लोरोफिल। ऐसे लिख दो, दे दे डोंट हैव
chlorophyll, they don't have chlorophyll pigment or have least chlorophyll। या तो बहुत, बोलो, हाँ, या तो फिर नहीं होगा। ठीक है साहब, तो बहुत कम होगा या नहीं होगा इनके पास। और ये कहां पाया जाएगा क्रोमप्लास्ट? फाउंड इन पेरिकार्प एंड पेटल्स ऑफ प्लांट। सर पेरिकार्प क्या होता है? सर पेरिकार्प क्या होता है? तो पेरिकार्प बच्चे फ्रूट की वॉल होती। क्या होती? फ्रूट की वॉल। अब आम देखा, आम के कितने कलर आते हैं? हल्का पीला भी होता है, हल्का रेडिश भी होता है। तो उसकी जो बाहरी सतह है उसका ही तो कलर है। आम तो अंदर वैसे ही निकलता है। तो वो बाहरी जो फ्रूट वाले उसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और पेटल किसको बोलते हैं? जैसे रोज देखा है, रोज की पत्तियां, पंखुड़ियां होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेटल। उसको क्या बोलते हैं? पेटल। ठीक है नहीं? तो पंखुड़ी लिख दे रहा हूं। हाँ जी। अच्छा, अगर पेरिकार्प का जो कलर था, फ्रूट वॉल का जो कलर था, रंग बिरंगा था, तो कोई प्लांट अपने फ्रूट का कलर रंग बिरंगा क्यों करेगा? उसको क्या मन किया कि वो प्लांट का जो फल था उसका। हाँ जी। सर उस फ्रूट के सुनो, ध्यान ध्यान सुनो। उस फ्रूट के अंदर सर सीड है। क्या है? सीड है। वो चाहता है उसका सीड अलग अलग जगहों पे जाए और वहां ग्रो करे। हो सकता है जहां पे प्लांट रह रहा हो वहां कंडीशन फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल आ जाए, अचानक वहां सूखा पड़ जाए या कोई और कंडीशन आ जाए, तो प्लांट चाहता है कि उसका जो सीड है वो दूर दूर जगहों पे जाए जिससे सर्वाइवल की कंडीशन बढ़े। उसने अपनी चीजों को इस तरह से इवॉल्व किया है, वो चाहता है कि सीड का सर्वाइवल बढ़े। तो इस वजह से सीड का डिस्पर्सल हो सके। क्या हो सके? डिस्पर्सल हो सके। तो उसने फ्रूट का कलर चेंज कर लिया जिससे कि एनिमल्स उसकी तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो। हाँ जी। हाँ। टू अट्रैक्ट एनिमल्स, किस चीज के लिए बच्चे? फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मतलब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, है ना? हाँ, डिस्पर्सल ऑफ सीड, यही वर्ड यूज करते हैं बच्चे। मैं वर्ड चेंज कर दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है नहीं? और ये भी टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट एनिमल्स, किस लिए? फ्लावर किस लिए करेगा? फॉर पॉलिनेशन, टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। बच्चे पॉलिनेशन में कौन जाएगा? पॉलन ग्रेन जाएगी जिससे उसका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन के पास नॉन मोटाइल मेल गैमेट होगा जिसको वो लेके जाएगी जिससे वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सके। किसमें हेल्प कर सके? फर्टिलाइजेशन में। तो और सीड डिस्पर्सल से क्या हो सके कि उसका और ज्यादा सर्वाइवल की कंडीशन बढ़ सके। बात समझ पा रहे हो? कितने लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही बात? चलो ठीक है। चलो ये लिख लो बच्चे। ठीक है नहीं? बस ये मैंने तुम्हें बताया कि उसने कलर क्यों किया। ठीक है नहीं? ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा। बट जिंदगी में कभी वापस कॉपी देखोगे तो समझ आएगा आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है बच्चे? चलिए साहब, अब जो क्रोमोप्लास्ट है इसके पास दो पिगमेंट है। इसको लिख लो, नेक्स्ट पेज पे ही लिख रहा हूँ। लिख लिए? लिखो लिखो लिखो, इसको लिख लो, फिर मैं क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ। उम्मीद है कि कल दो लेक्चर कंप्लीट होते होते आपका सेल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है नहीं? हाँ, उम्मीद है। नहीं होगा तो एक आधा लेक्चर ही बचेगा बस। ठीक है? बहुत नहीं बचा है। सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, बस दो ही तीन चीज बची हैं।
ठीक है नहीं, 3 लेक्चर मान लो बस, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गए हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हो गया बच्चे, जल्दी कर लो। पीछे वालों, क्या हुआ, इतना सुस्त क्यों हो? हम्म। ना आज ना गाना सुनो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है। चल आ जा। अब सुनना, क्रोमोप्लास्ट के पास दो पिगमेंट हैं। कौन सा पिगमेंट है? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। अब ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट के दो डिवीजन होते हैं। इसके दो डिवीजन होते हैं। एक होता है कैरोटीन, बच्चे सुनो, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है क्या? जेंथोफिल। दूसरा होता है जेंथोफिल। ठीक है नहीं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। और ये दोनों ही पिगमेंट सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाता है ईथर, बेंजीन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है नहीं, सर ये क्या बातें लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब समझना, उनका जो कलर आया, वो कलर आया इस पिगमेंट की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से। एक लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है नहीं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट। अब इस जो कार्बन हाइड्रोजन है, अगर इसके पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है या हाइड्रोकार्बन है, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं? कुछ पुरानी बातें याद करो। टेल किसकी बनी हुई थी? हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेट सैचुरेट भूल जाओ, किसकी थी? हाइड्रोकार्बन। याद आया? वाटर सॉल्युबल थी या नहीं? नहीं थी, याद आया? टेल इसकी क्या थी? वाटर इनसॉल्युबल थी। मैंने बोला ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बने हैं, तो ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सर किसमें होंगे? तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, CH2 हो गया। ठीक है नहीं, कभी तुमसे फर्जी की बात पूछ लेगा कभी कभी, ठीक है नहीं, बकवास सी बात है, ठीक है, फिर भी लिख लो तुम। हाँ जी, कैरोटीन। अब जैसे तुमने नाम सुना होगा बीटा कैरोटीन, कभी सुना किसी ने? बीटा कैरोटीन, ठीक है नहीं, कई जगह पाया जाता है, ठीक है नहीं। तो यही कैरोटीन होता है। हाँ हाँ, सही पकड़े बच्चे ने, कैरेट में बहुत होता है, ठीक है नहीं। कलर ऑफ चिल्ली, ठीक है नहीं, और टोमेटो आर ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? लाइकोपीन पिगमेंट। ठीक है नहीं। इट फॉर्म्स विटामिन ए इन एनिमल्स। ठीक है नहीं। है, इनके पास अगर पिगमेंट पाया जाएगा एनिमल्स में, अगर इनके पास जैसे तुमने खाई गाजर, क्या खाई, तो उसके अंदर कैरोटीन चला गया नहीं चला गया? तो एनिमल्स में ये क्या करेगा? विटामिन ए का फॉर्मेशन करेगा। ये कैरोटीन टूट जाएगा और क्या बनाएगा? विटामिन ए का फॉर्मेशन करेगा।
बस इतना लिखो, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, 2 ही 2 पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं, वो भी एनसीईआरटी के ज्यादातर। हाँ जी, ये देखो लिखा है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसमें सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है नहीं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से? जैसे ईथर हो गया, कौन हो गया? ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, और CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है नहीं, तो CS2 होता है। इनको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, बस खाली लिख लो एक बार। है पिगमेंट क्या होता है? ये तो यार कठिन क्वेश्चन पूछ लिए, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है नहीं। हाँ, देखो जैसे किसी चीज पे कलर लाना है, क्या लाना है? कलर, तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं होगा। जैसे किसी चीज पे डाई करते हो, डाई करते हो नहीं करते हो? डाई समझते हो? अरे रिस्पॉन्ड तो करो हाँ या ना। डाई नहीं पता तुमको? अब उसको डाई भी नहीं पता यार। ये कलर किसकी वजह से आता है किसी चीज पे? कपड़े पे वो देखा है मम्मी लोग डाई कराती हैं दुपट्टा, अब भी नहीं पता? है, हाँ हाँ, अरे वो तो समझ गए, ठीक है नहीं। अब डाई भी बताएं, डाई किसे बताएं? वॉशिंग पाउडर समझते हो? वॉशिंग पाउडर में बहुत सारे कलर होते हैं, उसमें दाने होते हैं, उसी की वजह से तो कलर आता है। ऐसे ही इनमें पिगमेंट होता है, इनमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं? ये तो समझते हो? केमिकल कंपाउंड, बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है नहीं। और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से कलर आता है, उन कंपाउंड्स को पिगमेंट कहा जाता है, जो कलर देते हैं, ठीक। बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से कलर आता है, उन्हीं को बोला जाता है पिगमेंट्स। ठीक है बच्चे? हाँ, लिख लो इसको जल्दी। हाँ, अब देखो इधर देख लो, फिर से बताता हूँ। शेप्स ऑफ, कलर ऑफ चिल्ली, चिल्ली समझते हो ना? हाँ, और टमाटो का जो कलर है वो किसकी वजह से? लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है नहीं। ये बहुत फालतू का क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा जाता था, अभी भी मॉड्यूल में दे रखा है, तो कि तुम्हें क्वेश्चन करोगे तो मिल जाएगा, इसलिए लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स विटामिन ए इन एनिमल, बीटा कैरोटीन ही टूटता है और विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ठीक है बच्चे। अब बात करूं अगर मैं जेंथोफिल की, तो ये इसी का डेरिवेटिव होता है, कैरोटीन का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है नहीं। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखना मत। जैसे कैरोटीन क्या होता है? कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56, ये कितना है? 40 56। अब ये बताओ, ये एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा? पता है एल्कीन एल्कीन एल्काइन? तो बताओ ये क्या होगा? अच्छा, ये तो मानते हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसके पास? हाँ या ना? चलो छोड़ो, ठीक है नहीं। इसके बाद देखो, ऐसे करके ये होता है, ये क्या होता है? जेंथोपिल। इसी को क्या करो, ऐसे, इसको डबल कर दो, और इसमें कौन जोड़ दो? OH, दिख रहा है? उसको डबल करो, OH जोड़ दो, तो इसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया नहीं आ गया? बाकी भूल जाओ, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, तो मैंने क्या लिख दिया? ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन। ये किसका है? ऑक्सीजन डेरिवेटिव होता है। और ये पाया जाता है कहां पे? ब्राउन एल्गी में दबा के। ब्राउन एल्गी में पढ़ोगे फ्यूकोजेंथिन, क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन कलर के जो डिफरेंट शेड्स ब्राउन एल्गी में आते हैं, वो इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से आता है, और वो कौन सा होता है? जेंथोफिल। ठीक है बच्चे? हाँ, बस इतना सा लिखना है, लिख लो। लिख लिया? चलिए साहब, आगे बढ़ रहा हूं। खत्म बच्चे क्लोरोप्लास्ट। कैरोटीन पिगमेंट। अरे बच्चे, से एक टाइप का कैरोटीन होता है लाइकोपिन, कैरोटीन बहुत सारे होते हैं, उनमें एक होता है लाइकोपिन, ये तो बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है नहीं। समझ गए? चलिए बच्चे, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ल्यूकोप्लास्ट। कुछ नहीं, खाली तुम कोई नाम याद रखने, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटिनाइड होते हैं, ठीक है नहीं। कैरोटिनाइड 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल, बस खत्म। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है नहीं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के।
पहले होते हैं एलिरोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट। दूसरे होते हैं एमाइलोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं इलायोप्लास्ट। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है नहीं। इलायोप्लास्ट। अरे सब ठीक है, अपने को इंग्लिश का एग्जाम तो ना देना है ना। अब सुनना मेरी बच्चे, इनका काम होता है टू रिजर्व, किसको रिजर्व करना? फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं, ठीक है नहीं। प्रोकैरियोट में कौन करता था? इंक्लूजन बॉडी। यहां पे कौन कर रहे हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब जो एलिरोप्लास्ट हैं ये किसको रिजर्व करते हैं? प्रोटीन को। ये किसको रिजर्व करते हैं? प्रोटीन को। तो लिख दो स्टोर प्रोटीन, स्टोर प्रोटीन। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेंगे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट को। स्टोर कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि स्टार्च हो गया, स्टार्च किस में पाया जाता है? पोटैटो में। और कहाँ? राइस में। इन सब में होगा। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं? ऑयल या फैट को। स्टोर ऑयल्स या फैट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना या रिजर्व करना। अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा होगा तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाएंगे? एल्यूरोप्लास्ट। हाँ जी। और जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर कर रहा होगा उनको क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। और जो स्टोर कर रहे होंगे ऑयल या फैट्स को उनको इलायोप्लास्ट। हाँ जी। तीनों याद रख लेना बच्चे, लिख लो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कुछ लोग तो पहली क्लास में ही सोने लगते हैं ना। सर नींद ही बहुत आती है, क्या करें? क्यों? एक कोई नया सुने वायरस आया है ना? हाँ, बच के रहना तुम लोग, है ना? सोच लो, उसका नाम ही मंकी पॉक्स है, ठीक है नहीं। अच्छा, हेल्थ का अपना कोटा में ध्यान रखना, ठीक है नहीं। जब ये वाला मौसम है ना, ये बहुत बीमार करने वाला है। इसमें तुम्हारा सर दर्द, ठीक है नहीं, और नौजिया, नाक बहना, ये सब बहुत कॉमन होता है। शरीर का टूटना, थकान, ठीक है नहीं। हाँ, नींद भी आएगी। अभी तो इसका ठंड शुरू हो जाएगी, ठंड में कोई बीमारी नहीं होती नींद के अलावा, है ना। वहां तो बस सिर्फ सोने को मन करता है, चाय या सोना, ज्यादा हमें कुछ झंझट नहीं चाहिए होता है ना। तो उसके अंदर किसी बीमारी की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर तुमको कोटा में पूरा साल बीमारियों से बचना है तो एक रूल फॉलो करना, पानी दबा के पीना, ठीक है नहीं। जो बच्चा पानी खूब पिएगा, एक तो थकान नहीं लगेगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है नहीं। और पानी ही तुम्हारा सबसे बेहतरीन जो वो है वही है, ठीक है नहीं। बाकी कुछ भी खा लो वो पानी की जगह नहीं ले पाएगी बच्चे। बातें करना बंद करो, कुछ बता रहा हूँ यार, ठीक है नहीं। ठीक है नहीं, नहीं तो पढ़ो फिर आओ। देखो देखो, तो बाकी कुछ भी खाओ पियो लेकिन पानी दबा के पीना, ठीक है ना, हमेशा काम करेगा। क्योंकि पानी आपके बॉडी के जितने भी प्रॉपर्टी उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है नहीं। तो पानी की जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर आप पानी पी रहे हो तो आपकी आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। पानी में कंजूसी मत करना, ठीक है नहीं। फोकस बहुत अच्छा आता है। और चावल कम खाना, खास करके शाम को, ठीक है नहीं। हाँ, चावल बहुत कम खाना। खाना सुबह जो मॉर्निंग की डाइट होती है ना, लंच की, वो थोड़ी सी हैवी रखा करो और डिनर थोड़ा कम किया करो, ठीक है नहीं। हाँ। और कोशिश क्या करो, जैसे मैस वगैरह में दाल बढ़िया से मिलती है तो शाम को दाल दबा के पिया करो, क्योंकि मतलब भर का प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है नहीं। तो दाल ज्यादा पिया करो शाम को। हाँ, दबा के, ठीक है नहीं। चल आ जा। वापिस आते हैं बच्चे किस पे? क्लोरोप्लास्ट पे।
क्लोरोप्लास्ट में एक तो ये याद रखना, उसके पास दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक क्लोरोफिल पिगमेंट और एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोफिल का काम क्या होगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्या होगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, ठीक है नहीं। अब क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पे पाया जाता है, कैसे काम करता है, वो अपन देख लेते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, फोटो बना दें, देखो इधर पे। पहले इसका नंबर शेप साइज लिख लेते हैं ना। देखो इसका, अगर मैं बात करूं इसके साइज की क्लोरोप्लास्ट के, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? हाँ जी, 5 से 10 माइक्रोमीटर। अगर विड्थ की बात करूं तो 2 से 4 माइक्रोमीटर, यही दे रखी ना। हाँ, तो लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर विड्थ होती है और लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। अब तुम बताओ क्लोरोप्लास्ट बड़ा होगा या माइटोकॉन्ड्रिया? उसकी लेंथ कितनी थी? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और विड्थ कितनी थी? 0.21 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना था? 0.5 माइक्रोमीटर। तो साइज किसका बड़ा होगा? क्लोरोप्लास्ट का। तो ये बात होगी इसके साइज की। अगर मैं इसके शेप की बात करूं, तो बच्चे इसका शेप बहुत टाइप का हो सकता है। ये डिस्क्वायड लाइक हो सकता है, ठीक है बच्चे। ये कप लाइक हो सकता है, ये स्पाइरल हो सकता है, ये लेंस शेप्ड का हो सकता है, ये रिबन लाइक का हो सकता है। तो बहुत सारे इसके शेप हो सकते हैं, डिपेंड करेगा किसके अंदर है और क्या कर रहा है, ठीक है नहीं, मतलब किस कंडीशन में है। अब जैसे कप लाइक होता है, तो एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है नहीं बच्चे। एक टाइप की ग्रीन एल्गी होती है, क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है नहीं। स्पाइरल शेप का होता है स्पाइरोगायरा में। किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। ये भी बच्चे अलग ही है, ठीक। डिस्क्वायड लाइक होता है कारा के अंदर, ये भी बच्चे ग्रीन एल्गी है। ये भी क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो ऐसे कई शेप होते हैं। अगर प्लांट में पूछा जाए प्लांट के अंदर जनरली कौन सा शेप होता है, तो डिस्क्वायर्ड शेप। प्लांट के अंदर जनरली डिस्क्वायर्ड शेप मिलता है। तो शेप की बात हो गई, साइज की बात हो गई। डिस्क्वायर्ड का मान लो डिस्क लाइक बच्चे, डिस्क्वायर्ड का मान लो डिस्क लाइक, ठीक है नहीं। कप शेप का मतलब समझ रहे हो, जैसा कप का शेप होता है। स्पाइरल कैसा होगा? ऐसा, जैसे ये, ठीक है नहीं। लेंस शेप का हो सकता है इस तरह से, रिबिन लाइक हो सकता है ऐसे, ठीक है नहीं, रिबिन जैसा हो सकता है। और ये डिस्क शेप का हो सकता है, ठीक है नहीं, डिस्क मतलब तश्तरी प्लेट जैसा होगा, ठीक है नहीं। तो कई सारे शेप हो सकते हैं, शेप इसके वेरी करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर का, बोलो नंबर क्या होगा? ये भी बच्चे वेरी करेगा, नंबर भी वेरी करता है, ठीक है नहीं। हाँ जी, जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक तक होता है, ठीक है नहीं। और प्लांट की मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल ऑफ प्लांट, इनमें बहुत हो सकते हैं, दैट इज द 20 से 40 तक पाए जाएंगे। 20 से 40 तक पाए जाएंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है। कैसा एल्गा? यूनिसेलुलर एल्गा होता है, बहुत छोटा एल्गा होता है। इसके पास सिर्फ एक होगा, और हो सकता है एक ही प्लांट के अंदर, हमारी प्लांट जो होते हैं उसमें अंदर बहुत सारी मीजोफिल सेल होती हैं, एक मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 हो सकते हैं। तो नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, ठीक है नहीं। तो इनका नंबर बच्चे वेरिएबल होता है। शेप इनका इस तरह से होता है, साइज इनका ये हो गया, हाँ जी। बच्चे अभी से ठीक बच्चे, ये शेप नहीं याद करने हैं, खाली लिखाया हूं, ठीक है नहीं। कहीं तुमको दिख सकते हैं, लेकिन याद मत करना, फिर से बोल रहा हूं। जो चीजें याद करनी होती है मैं खुद जोर लगाता हूँ। पहला फोकस एनसीईआरटी पे करना है तुम्हें।
अब आ जाते हैं बच्चे आगे। अब तो हो गया होगा। आ जा देख, अब क्लोरोप्लास्ट की अपन फोटो बनाते हैं, देखना ध्यान से। हैं? हाँ हाँ कर दे रहे हैं, थोड़ी देर रुको, 10 मिनट।
ओए इसको लिखो। ऐसी हरकतें ना करो वरना लोगों को पता चल जाएगा हाँ जी, लिखो। क्या वाव है। अरे बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, वरना कल बनाने को टाइम नहीं मिलेगा, फिर ये कल साफ होगा। ठीक है नहीं, एक बार देख लो फिर बनाना, एक सेकंड देख लो बस क्या क्या मैंने किया है। सबसे बाहर इसके क्या पाई जाएगी बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। बहुत पहले ही बता चुका हूं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बड़ा सा ऑर्गेनल। ठीक है नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बड़ा सा ऑर्गेनल। तो बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो गया और अंदर इनर मेम्ब्रेन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है नहीं, तो बच्चे जो भी अंदर भरा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे तुम टिश्यू पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हो नहीं पढ़े एनिमल में, तो एनिमल में तो खूब आता होगा ग्राउंड सब्सटेंस कौन होता है कौन नहीं। तो जो भी उसके अंदर भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है बच्चे, हेलो, हाँ। ठीक है नहीं, जैसे तुम ओवरी पढ़ोगे तो उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस पढ़ोगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स पढ़ोगे उसमें ग्राउंड सब्सटेंस पढ़ोगे, कई जगह तुम पढ़ोगे। तो जो भी उसके अंदर भरा होगा दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इसका मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्टोमा। इसके मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्टोमा। ये उसके मैट्रिक्स वाला हिस्सा है, मैट्रिक्स वाला यानी बीच वाला हिस्सा है। ठीक है नहीं, अब इसके अंदर ना डीएनए होगा, ये तो पता ही है तुम्हें, प्रोकैरियोट की तरह। राइबोसोम होगा 70s वाला, कोई बड़ी बात नहीं साहब। इसके अलावा कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनमें स्टार्च स्टोर होता है, इसके अंदर स्टार्च भरा रहता है। तो कुछ के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल पाया जाता है, कहीं कहीं पे लिपिड की ड्रॉपलेट मिल जाएंगी। ये लिपिड ड्रॉपलेट मेनली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन समझ रहे हो, ऐसी लिपिड जिसके ऊपर प्रोटीन की लेयर पाई जाए, ऐसी लिपिड जिसके ऊपर प्रोटीन की लेयर पाई जाए, इनकी लाइपोप्रोटीन को प्लास्टोग्लोब्यूल बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली लिख लेना ठीक है नहीं, दिस इज द प्लास्टोग्लोब्यूल। ठीक है मेरे लाल, अब सुनना मेरी बात। अब इनके अंदर ना बच्चे ऐसे लगता है जैसे सिक्कों का ढेर हो। क्या हो, सिक्कों का ढेर। पहले देख लो फिर लिखना, जल्दबाजी कर रहे हो फिर कहोगे। भाग थोड़ा ना जा रहा हूं, तुम्हारे पास भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इसका पीडीएफ ऐप पे मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे छूट जाएगा तो एक बार लिख लोगे, तुम्हारे पास तो कितनी सारी फैसिलिटी है। जब बोल रहा होता हूं तब सुना करो। इनके पास क्या होता है बच्चे, सिक्कों का ढेर होता है। ठीक है नहीं, लाइक स्टैक्स ऑफ पाइल्स ऑफ कॉइन, ऐसे बोल रहा हूं, देखना ध्यान सुनना। स्टैक, स्टैक्स का मतलब ढेर, कैसा, लाइक किसके जैसा, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, जैसे सिक्कों का ढेर हो। फिर से सुनना, ढेर होता है, कैसा ढेर, जैसे सिक्कों का ढेर हो। ढेर कैसा, सिक्कों का ढेर हो। तो जैसे सिक्के के लगे होते हैं, इन सिक्कों को क्या बोला जाता है, थैलेक्वाइड।
एक सिक्का क्या कहलाएगा? थैलेकॉइड। अब पूरे ढेर को क्या कहेंगे? ग्रेना। फिर से सुन लो, एक सिक्का क्या कहलाएगा और सिक्कों के पूरे ढेर को क्या कहेंगे? ग्रेना। हाँ या ना? ठीक है नहीं? अब ये जो सिक्का एक है, इस सिक्के के बीच का जो जगह, खाली जगह, जो स्पेस है, उसे क्या कहा जाएगा? ल्यूमेन। ये स्पेस वाला हिस्सा, उसके थैलेकॉइड के बीच का जो जगह, खाली जगह पड़ा होगा, उसे क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। और थैलेकॉइड के बाहर जो होगी, इसके मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? ये मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होगी, इसके बीच की जो जगह है उसे ल्यूमेन कहेंगे। और पूरे ढेर को क्या बोलेंगे? ग्रेना। अब इनको कनेक्ट करने के लिए लंबे लंबे पाइप्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लंबे लंबे पाइप। और ये पाइप थोड़ा लैमली जैसे नहीं लग रहे? लैमली थोड़ा थोड़ा तो याद आया होगा। लैमली से हमने सिस्टर्नी बनाई थी यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में मीजोसोम लैमली लाइक था। मैंने कहा था लैमली इस तरह से तस्तरी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? तस्तरी जैसे। हाँ या ना? तो ये क्या कहलाएंगे? स्टोमा लैमली। बस ये लिख लेना बस, फिर मैं छोड़ दे रहा हूं। दीज आर कॉल्ड स्टोमा लैमली। स्टोमा लैमली। कोई दिक्कत? अच्छा मैं ऐसे बोल दूं, ध्यान से देखना। दो ग्रेना के बीच है, ये दो ग्रेना के बीच में। अब बने तो थाइलेकॉइड से ही है। ये लैमली बने बच्चे थाइलेकॉइड से ही है। थाइलेकॉइड आगे बढ़ के आपस में मिल गया है और फॉर्मेशन कर दिया लैमली का। इसको 3D में इमेजिन करो। किसमें? 3D में। पाइप नहीं होगा, ये लंबी सी एक चादर जैसा होगा, एक लंबा सा बड़ा सा चादर जैसा जा रहा होगा। हाँ या ना? तस्तरी जैसा होगा, जिसे क्या बोला जाएगा? लैमली। और ये किससे बना होगा? थाइलेकॉइड से। दो ग्रेना के बीच में, तो बोल दो इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। इंटर मान लो, इन बिटवीन। इंट्रा मतलब विद इन। अगर इसी के बीच में होता तो इंट्रा बोलता, इन दोनों के बीच में तो इंटर बोल दिया। इंटर ग्रेनल थाइलेकॉइड। ठीक है नहीं? और इसको मैंने और क्या बोल दिया? स्टोमा लैमली। पक्का? अच्छा एक चीज और बोल दूं, ध्यान सुनना बच्चे, बहुत कंफ्यूज करते हैं ना, कभी नहीं समझ आएगा। ठीक है नहीं? खूब आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। अच्छा ऐसे बोल दूं, ग्रेना थाइलेकॉइड, खाली ग्रेना थाइलेकॉइड नहीं, स्टोमा लैमली इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। ठीक है नहीं? चलो मैं नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा इसको। ठीक है नहीं? हाँ इसको बना लेना हो सके तो। थैंक यू।